दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर ऑक्सीजन किस प्रकार बना सकते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, वह पार्ट नंबर 1 है और यह पार्ट नंबर दूसरा बनाने वाला हूं। इस पार्ट नंबर दूसरे के अंदर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन बनाने की एडवांस विधि क्या है, ऑक्सीजन बनाकर किस प्रकार यूज कर सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी ऑक्सीजन बनाते वक्त। पार्ट नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। पार्ट नंबर 1 के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारी कमेंट आई हुई है तो उस कमेंट से रिलेटेड यह मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं कमेंट से रिलेटेड काफी सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा, उसके साथ ही बताऊंगा कि आपको ऑक्सीजन किस तरीके से यूज करनी है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि ऑक्सीजन किस प्रकार बनाई जा सकती है, ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने इस तरह की एक कैन का यूज किया है। इस कैन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पानी आएगा, उसके साथ ही इसके अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनेगी, इसलिए हमने बड़ी कैन का यूज किया है। उसके बाद हमने इस तरह की 2 बोतल ली है। इन बोतल के द्वारा ही हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन के अलग अलग होगी, तो हमने यहाँ पर 2 बोतल ले ली है। अब हमने यहाँ पर एक एडाप्टर भी लिया है 12 वोल्ट का, जो हमने पहले भी लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर कास्टिक सोडा लिया है। कास्टिक सोडा जो होता है वह हमारे पानी के अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे करंट ज़्यादा फ्लो होता है और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनती है, इसलिए हमने यहाँ पर कास्टिक सोडा लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 नट और बोल्ट लिए हैं। इन नट बोल्ट को हम केबल के साथ जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले इस बोतल को यहाँ से हम कट कर लेंगे। इस बोतल को काट कर इसके अंदर ही हम सारा सिस्टम बनाने वाले हैं, तो जल्दी से इस बोतल को कट कर लेते हैं। आप चाहे तो दूसरी बोतल का यूज भी कर सकते हैं या फिर इससे बड़ी बोतल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लास्टिक की बोतल का यूज ही करना होगा। प्लास्टिक के अलावा यदि आप किसी अदर मटेरियल की बोतल का यूज करेंगे तो उससे बिजली कहीं और फ्लो हो सकती है, जिससे कुछ और भी नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर हमने जो ये बोतल ली है प्लास्टिक वाली, इनके निचले हिस्से को इस तरीके से कट कर लेना होगा। दोनों बोतल के निचले हिस्से को कट कर लेना होगा। इन बोतल के अंदर ही हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस स्टोर होगी, तो यहाँ पर आपको बोतल को नीचे से ही कट करना होगा। यदि आप कहीं और से कट कर लेंगे तो आपकी बोतल के अंदर से ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन बाहर निकल सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दोनों बोतल को नीचे से कट कर लिया है। उसके बाद हमें इस तरह की केबल लेनी होगी। यहाँ पर मैंने पीले कलर की और नीले कलर की 2 केबल ली है। इनको कट करके हमें नट और बोल्ट इनके अंदर फिक्स करने होंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको नट और बोल्ट किस तरीके से फिक्स करने हैं, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। नट और बोल्ट की जगह आप प्लेट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी चीज़ का यूज करें, लेकिन मटेरियल आपको हाई स्टेनलेस स्टील का ही यूज करना है। हाई स्टेनलेस स्टील का मटेरियल ही आपको नट और बोल्ट या फिर प्लेट की जगह यूज करना होगा। यदि आप किसी अदर मटेरियल का यूज करेंगे तो आपकी ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करके कुछ और चीज़ बना सकती है, या फिर आपके नट और बोल्ट उससे रिएक्शन करके जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको हाई स्टेनलेस स्टील का नट और बोल्ट यूज करना होगा। अब यहाँ पर हमने पीले वाले वायर के अंदर इस तरीके से नट और बोल्ट को फिक्स कर लिया है। अब नीले वाले वायर के अंदर भी अच्छी तरीके से नट और बोल्ट को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लूज कनेक्शन ना रहे। यदि लूज कनेक्शन रहेगा तो यहाँ पर आपके वायर ख़राब हो जाएंगे और आपके नट और बोल्ट भी ख़राब हो जाएंगे। तो लूज वायर ना रहे उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने दोनों के अंदर नट और बोल्ट को फिक्स कर लिया है। अब इन वायर को हमें इन बोतल के अंदर लगाना होगा। बोतल के अंदर लगाने के लिए मैं ग्लूगन का यूज़ करूँगा। आप चाहें तो ग्लूगन की जगह एमसिल का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पीले वाले वायर को इस बोतल के अंदर फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने पीला वाला जो वायर लिया है वह हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर लगेगा, और जो नीला वाला वायर है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर लगेगा। यह एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पॉजिटिव टर्मिनल पर हमेशा ऑक्सीजन गैस निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल पर हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, यानी हाइड्रोजन गैस के सामने हल्की सी चिंगारी या फिर हल्की सी आग आ जाए तो उससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल पर हमेशा ऑक्सीजन गैस निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल पर हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। यदि आप हाइड्रोजन गैस को सूंघ लेंगे तो आपको सर दर्द हो सकता है, उसके साथ ही बहुत सारी दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल पर हमेशा ऑक्सीजन गैस और नेगेटिव पर हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके साथ ही यह प्रयोग करते वक्त आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन घर के अंदर या फिर घर के बाहर होना चाहिए।
और हाइड्रोजन गैस की निकासी के लिए आपको एक बोतल के अंदर 3 मीटर ऊंचा पाइप लगाना होगा, जिससे हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाए और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर हमने एक बोतल के अंदर येलो वाले वायर को कनेक्ट कर लिया है और अब दूसरी बोतल के अंदर भी हम ग्लू गन की सहायता से ब्लू वाले वायर को कनेक्ट कर लेंगे। ब्लू वाले वायर के अंदर हम नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ने वाले हैं। हमारे पास जो बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल को हम ब्लू वाले वायर के साथ जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 2 ढक्कन हैं। इन ढक्कनों के ऊपर भी हमें होल करना होगा। एक ढक्कन से हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी और दूसरे से हमारी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप काले कलर का पाइप देख सकते हैं। इस काले कलर के पाइप से हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो आप देख सकते हैं इस ढक्कन के अंदर हम होल कर लेते हैं। होल करने के बाद इस काले कलर के पाइप को इसके अंदर फिक्स कर लेंगे और एमसील या फिर ग्लू गन की सहायता से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि हमारी ऑक्सीजन का लीकेज कहीं से भी ना हो। अब इस दूसरे वाले ढक्कन के अंदर हम इस पाइप को फिक्स करने वाले हैं। यहाँ पर आप जो स्टील का पाइप देख रहे हैं इसको हम फिक्स करेंगे। इस स्टील के पाइप से हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ने के लिए हमने स्टील वाले पाइप का यूज किया है। इस स्टील वाले पाइप से ही हमारी हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में जाएगी, जिससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको यह चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रॉपर तरीके से बाहर निकले। इसके लिए हमने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है और अरेंजमेंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर एमसील या फिर ग्लू गन की सहायता से इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं इस ब्लैक वाले पाइप के साथ हम किस तरीके से ग्लू गन लगा रहे हैं। अंदर और बाहर की साइड से अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन का कहीं से भी लीकेज ना हो। उसके साथ ही हमारा जो येलो कलर का ढक्कन है उसके अंदर भी हम अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा देंगे ताकि हमारे हाइड्रोजन की भी कहीं से लीकेज ना हो। तो अब जल्दी से हम इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने जो पानी वाली बोतल ली थी उसके अंदर बहुत सारा पानी डाल देंगे। दोस्तों, पानी डालते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको आरओ या फिर डिस्टिल वाटर यूज करना है। यदि आप कोई दूसरा वाला पानी यूज करेंगे तो उससे आपके कोई और भी गैस बन सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा आरओ या फिर डिस्टिल वाटर का ही यूज करें। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मुझे कमेंट आ रही थी कि पानी कितना लेना है, तो मैं आपको बता दूं कि पानी आपको इस बोतल तक लेना है। मतलब आधी बोतल खाली रहे और आधी बोतल भरी हुई रहे। उसके साथ ही हमने इसके अंदर जो नट और बोल्ट लगाए हैं वह नट और बोल्ट पानी के अंदर रहें। तो आपको उतना पानी भरना होगा ताकि हमारा जो सिस्टम है पानी के अंदर डूबा रहे। उसके साथ ही पानी की आप कितनी भी मात्रा ले सकते हैं। पानी का ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपके वाटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वाटर का रेजिस्टेंस कम होने से इसके अंदर ऑक्सीजन कम बनेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कम पानी का यूज करना होगा। उसके साथ ही पानी का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम सोडा डालते हैं। सोडा डालने से पानी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि आप नमक डालेंगे या फिर कुछ और डालेंगे तो उससे पानी का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और उसके साथ ही अदर गैसेज भी बनेगी। लेकिन यदि आप सोडा डालेंगे, मतलब कास्टिक सोडा डालेंगे, तो पानी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके साथ ही पानी के जो अणु हैं, मतलब H2O जो है वह 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगी और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन निकलेगी। ऑक्सीजन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से निकलेगी और हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से निकलेगी। तो यहाँ पर पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए और पानी को विभाजित कराने के लिए हम उसके अंदर कास्टिक सोडा मिलाते हैं। कास्टिक सोडा जितना ज़्यादा मिलाएंगे पानी का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पानी का रेजिस्टेंस बढ़ने से पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी बढ़ जाएगा, जिससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बनेगी। लेकिन पानी के अंदर कास्टिक सोडा कितनी मात्रा के अंदर मिलाना है, इसकी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन मुझे गूगल पर नहीं मिली है, नहीं कहीं पर मैंने देखी है। तो यदि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही इस प्रयोग को करें और अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें कि आपको कास्टिक सोडा पानी के अंदर कितना मिलाना है, पानी के अंदर कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके साथ ही कितना करंट फ्लो होना चाहिए। ये इन चीज़ों का आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद ही इस प्रयोग को घर पर करें। यदि आप पानी का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कास्टिक सोडा भी मिला देते हैं तो हो सकता है कि उसके साथ और कोई गैसेस बने। ऑक्सीजन के अलावा भी कोई गैस बन सकती है, जिससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो आप इसके लिए प्रॉपर रिसर्च कर लें। अब हमें एडाप्टर पर इन वायर के कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर हमने ब्लू और येलो कलर के वायर लिए हैं। इन दोनों वायर को हमें एडाप्टर पर जोड़ना है। एडाप्टर पर जोड़ते वक्त आपको कहाँ से ऑक्सीजन निकालनी है और कहाँ से हाइड्रोजन निकालनी है उसका पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला वायर है वहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हम उसे नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमेशा सतह पर चलता है, तो सतह पर चलने वाले नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम इस केबल को जोड़ देंगे। उसके साथ ही येलो वाले वायर को हम
पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर एडाप्टर जो हमने लिया है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ येलो वाले वायर को जोड़ देंगे। येलो वाले वायर के अंदर से हमें ऑक्सीजन बन के निकलेगी। तो यहाँ पर येलो वाले वायर को हमने एडाप्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का एडाप्टर लिया है। आप चाहे तो 9 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट डीसी वाला एडाप्टर यूज कर सकते हैं। एसी वाले एडाप्टर इसमें काम नहीं करेंगे, आपको डीसी वाले एडाप्टर ही इसके अंदर लगाने हैं। मतलब डीसी सप्लाई से ही यह सिस्टम काम करेगा। आपके पास एडाप्टर नहीं है तो आप बैटरी का यूज भी कर सकते हैं, डीसी बैटरी का यूज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेल का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन आप एडाप्टर का यूज करेंगे तो आपको बहुत देर तक इस सिस्टम को चला सकते हैं और काफ़ी सारी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव वायर कौन सा है और नेगेटिव वायर कौन सा है उसके लिए आप मल्टीमीटर का यूज़ ज़रूर कर लें। मल्टीमीटर से सही पता चल जाएगा कि पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर है। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचानने के लिए मल्टीमीटर का ही यूज करें। अब हम इसके अंदर कास्टिक सोडा मिलाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ये डिब्बी है, इस डिब्बी के अंदर कास्टिक सोडा है। इस कास्टिक सोडे को हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं। कास्टिक सोडे को मिलाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा हैंड ग्लोव्स पहनकर ही कास्टिक सोडा इसके अंदर डालना है। उसके बाद यदि कास्टिक सोडा आपकी आंखों के अंदर चला जाए या फिर आपकी चमड़ी पे गिर जाए तो आपकी आंख या फिर चमड़ी डैमेज हो सकती है। तो आप प्रॉपर तरीके से चश्मा पहनकर या फिर हैंड ग्लोव्स पहनकर ही इस सिस्टम को करें। अब हम इसके ऊपर इस तरह का एक ढक्कन लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक गत्ता ले लिया है, इस गत्ते का यूज हम ढक्कन के रूप में करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसके अंदर दो तरफ से हमें कट लगाने होंगे, इस तरीके से हमें कट लगाना होगा और इस ढक्कन को हम इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो किसी अदर चीज़ का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि पानी के अंदर कुछ और मटेरियल जा सकता है। उसके लिए आप ढक्कन हमेशा लगा के रखें और कास्टिक सोडा डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला ज़रूर लें। यहाँ पर हमने कास्टिक सोडा इसके अंदर मिला लिया है और मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने करंट चेक किया है, करंट 0.4 एम्पियर दिखा रहा है। मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों इसके अंदर हमने कास्टिक सोडा मिलाया है। आप चाहें तो कास्टिक सोडा और ज़्यादा मिलाकर करंट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको कास्टिक सोडा कितना मिलाना है इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमने ढक्कन लगा लिया है, ढक्कन के अंदर से दोनों पाइप को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर जो लंबा वाला पाइप आप देख रहे हैं, स्टील वाला पाइप, वहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और यह जो पतला वाला पाइप है काले कलर का, यहाँ से हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हमने दोनों पाइप लगा लिए हैं। हाइड्रोजन वाला पाइप थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यह प्रॉपर वेंटिलेशन एरिया में होना चाहिए और इसके लिए थोड़ी हाइट होनी चाहिए। यदि हाइड्रोजन नीचे रहेगी तो उससे आग लगने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती हैं। अब ब्लैक कलर के पाइप की तरफ से कोई गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, उसे चेक करने के लिए हम एक काटल के अंदर पानी लाएंगे और उस पानी के अंदर इस पाइप को डालकर देखेंगे कि कोई गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। हमारा ये सिस्टम बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमने एडाप्टर की पावर सप्लाई को भी चालू कर रखा है। यहाँ पर कांच के ग्लास के अंदर हम पानी लेके आ गए हैं। इसके अंदर पाइप डालकर देखेंगे कि कोई गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत हल्के हल्के बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब इसके अंदर से कोई गैस बाहर निकल रही है। अब ये गैस कौन सी है उसके लिए हम दूसरा प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक जलती हुई मोमबत्ती को पानी के अंदर रख रखा है। अब इस मोमबत्ती के ऊपर हम कांच की ग्लास को उल्टा करके रखेंगे और देखते हैं कि हमारी मोमबत्ती कितनी देर में बुझ जाती है। आप देख सकते हैं हमने कांच की ग्लास को इसके ऊपर रखा है और 3 से 4 सेकंड के अंदर ही हमारी मोमबत्ती बुझ गई है। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, इसलिए हमारी मोमबत्ती बुझ गई है। अब इस प्रयोग को हम वापस दोहराने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे। हमारा जो ब्लैक वाला पाइप ऑक्सीजन वाला है उस पाइप को इसके अंदर हम डालकर रखें। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पाइप को इसके अंदर डालेंगे और इस बार आप देख सकते हैं हमारी मोमबत्ती ने बुझने में थोड़ा टाइम लिया है। मतलब इस बार 8 से 10 सेकंड लगा है मोमबत्ती को बुझने में। मतलब हमारी जो ऑक्सीजन है वो बन रही है, लेकिन उसकी मात्रा सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर मोमबत्ती के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रही है, लेकिन हमारे पाइप के द्वारा जो ऑक्सीजन निकल रही है वो बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो ऑक्सीजन है यह बहुत ही कम है, किसी भी पेशेंट की जान इस ऑक्सीजन से नहीं बच सकती है। उसके साथ ही इस ऑक्सीजन को सीधा इन्हेल करना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन्हेल करने से आपके अंदर गर्म फ्यूम्स जाएगी, उससे आपके अंदर के लंग्स ख़राब हो सकते हैं। इस ऑक्सीजन को बड़े लेवल पे बनाने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत होगी और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तभी आप इस ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। उसके लिए आपको कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा मिलाना होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी होगी, वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा रखना होगा।
लेकिन उसके साथ ही आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत भी होगी, प्रॉपर एक्सपर्ट की ज़रूरत भी होगी। आप इस प्रयोग को घर पर करने की कोशिश ना करें, इससे किसी को भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके साथ ही इसके अंदर कास्टिक सोडा डाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कास्टिक सोडे से आपके हाथ और आपकी आँख में नुकसान हो सकता है। उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस से आपके शरीर के लिए नुकसान है, उसके साथ ही आपके घर के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यह एक फ्लेमेबल गैस है और इसके अंदर जो ऑक्सीजन निकल रही है वो बहुत ही कम है। इस ऑक्सीजन को बनाकर आप कंटिन्यू घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस सिस्टम को आप घर के बाहर लगा दीजिए और घर के अंदर इस ऑक्सीजन वाले पाइप को लगा दीजिए। आपके घर के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा इस सिस्टम को लगाने के बाद। जो आजकल मार्केट में ऑक्सीजन प्यूरीफायर मिल रहे हैं, ये ऑक्सीजन प्यूरीफायर की तरह भी काम करेगा। उसके साथ ही यदि इसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो आप पानी ऊपर से टॉप अप कर लें, लेकिन कास्टिक सोडा आपको कितना डालना है उसका आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर लें। उसके साथ ही इसके अंदर निकलने वाली गैस का भी आप पता कर लें। ऑक्सीजन मीटर का यूज कर सकते हैं उस गैस का पता करने के लिए। ऑक्सीजन मीटर से आप पता कर लेंगे कि इसके अंदर कितने परसेंटेज ऑक्सीजन गैस निकल रही है। वैसे इस प्रयोग से 100% ऑक्सीजन गैस निकलेगी, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 के अंदर जो भी आपके कमेंट्स हैं उसके आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिल गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि ये ऑक्सीजन किस तरीके से बनती है, ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का यूज करना है। उसके साथ ही प्रॉपर समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है और काफ़ी सारी सावधानियाँ दे रखी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मास्क हमेशा लगा के रखें, दूरी हमेशा बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।